नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कहानी उस सम्राट की जिसने बिखरे हुए उत्तर भारत को एक धागे में पिरो दिया था। तो बात शुरू होती है महान गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के समय से। एक ऐसा दौर था जहां हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नायक उभर कर सामने आया। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां हर कोई सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहा था और इसी बिखरे हुए माहौल में थानेसर नाम के एक छोटे से राज्य से वर्धन राजवंश एक नई उम्मीद की तरह सामने आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की। एक ऐसा शासक जिसका राज मुश्किल से मुश्किल समय में भी एक मिसाल बन गया। लेकिन देखिए, हर्ष के राजा बनने की कहानी किसी महत्वाकांक्षा की नहीं है। ये कहानी तो एक निजी त्रासदी से शुरू होती है, अपने परिवार का बदला लेने के कर्तव्य से पैदा हुई थी। जरा सोचिए, उम्र बस 16 साल और कंधों पर एक बिखरते हुए राज्य को बचाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। पहले पिता की मृत्यु हुई, फिर उनके बड़े भाई जो राजा बने, उनकी धोखे से हत्या कर दी गई। मतलब एक के बाद एक इन घटनाओं ने एक ही झटके में एक नौजवान राजकुमार को एक कठोर राजा और बदला लेने वाले योद्धा में तब्दील कर दिया। तो जो सफर बदले की आग से शुरू हुआ था, वो हर्षवर्धन के 40 साल के एक बड़े मिशन में बदल गया। अब लक्ष्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि सत्ता को मजबूत करना और बिखरे हुए राज्यों को एक साथ लाना था। और इसके लिए उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज बदली। अब ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, नहीं, थानेसर से कन्नौज जाना एक बहुत बड़ा प्रतीक था। ये वर्धन और मौखरी, इन दो शक्तिशाली राज्यों के मिलन का प्रतीक था, जिसने इस महान साम्राज्य की नींव रखी। उनके जो सैनिक अभियान थे वो इतने कामयाब रहे कि उन्होंने पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक, मतलब लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। हाँ, दक्षिण में नर्मदा नदी पर सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने जरूर उनकी विजय यात्रा को रोक दिया था। अच्छा, तो जब लड़ाइयां खत्म हुईं और राजनीतिक स्थिरता आ गई, उसके बाद शुरू हुआ हर्ष के शासन का स्वर्णकाल। एक ऐसा दौर जो सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक तरक्की का केंद्र बन गया। और ये बातें सिर्फ दरबारी कवि नहीं कह रहे थे। उस समय जो मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे, उनके लिखे हुए वृत्तांतों से हमें उस दौर की शांति और खुशहाली की एक जीती जागती तस्वीर मिलती है। देखिए, हर्ष का प्रशासन सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बहुत ही व्यवस्थित था। उन्होंने क्या किया कि जो पहले का गुप्त साम्राज्य का सफल मॉडल था ना, उसी को अपनाया और उसे और बेहतर बनाया। जैसे कि प्रांत को भुक्ति और जिले को विषय में बांट दिया। इस तरह के स्ट्रक्चर से शासन चलाना बहुत आसान हो गया था। हर्ष सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि कला और ज्ञान के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। शुरू में वो भगवान शिव के भक्त थे, पर बाद में अपनी बहन और ह्वेनसांग से प्रभावित होकर उन्होंने महायान बौद्ध धर्म अपना लिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी खूब दान दिया और खुद भी 3 मशहूर संस्कृत नाटक लिखे। मतलब उनकी जो ये धार्मिक यात्रा थी, वो उस दौर के खुलेपन और सहनशीलता को दिखाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि दशकों की मेहनत से बना ये इतना बड़ा साम्राज्य आखिर इतनी जल्दी और इतनी अचानक खत्म कैसे हो गया? तो इसका कारण क्या था? विडंबना देखिए, जो साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी निकली। वो ताकत थे खुद हर्षवर्धन। सब कुछ, पूरा का पूरा साम्राज्य बस एक ही इंसान पर टिका हुआ था। और फिर 647 ए में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। नतीजा, वो एक ताज जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था, वो ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गई। साम्राज्य फिर से छोटे छोटे लड़ने वाले राज्यों में बिखर गए। तो क्या हर्षवर्धन को अशोक और समुद्रगुप्त के बराबर माना जा सकता है? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। हाँ, ये सच है कि उनका साम्राज्य ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उनके 40 साल का शासन एक प्रबुद्ध शासन का शानदार उदाहरण है। और वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिस पर आज भी चर्चा होती है और जिसकी तारीफ भी की जाती है।